इस प्रोग्राम को दो तरह के लोग देखेंगे। एक होंगे जैसे जिन्हें खुद शादी करनी है, तो वेरी गुड, जो मैं असाइनमेंट बताऊंगी उसको कीजिएगा। दूसरे प्रकार के लोग होंगे जो मम्मीज या पापाज या कोई होंगे जो चाहेंगे मेरे बच्चे की शादी हो जाए। आप लोग मेरे स्टेप्स फॉलो करने से पहले एक एडिशनल प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 साल में आपने हर एक स्टेट के हिसाब से उनके कल्चर को अपनाते हुए शादी किया। आई थिंक 18 स्टेट्स 18 बार शादी कर चुके हैं आप। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? Celebrating the weddings of India, this time the Bengali wedding. Really जब ओरिजिनल वाली शादी हुई थी तब तो आधे नींद में थे। हमारी 18th वेडिंग है एक दूसरे के साथ। एंड अगर हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, कोई भी गेम खेलो तो रूल्स ऑफ द गेम तो पता होने चाहिए। फिर बच्चों की बातें, फिर सास ससुर की बातें। डेट पे गए हो और अपने जीवन के दुख दर्द अपने पति को बता रहे हो। हाउ अनरोमांटिक। मतलब कोई क्यों ही आपके साथ रोमांस करेगा अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो। बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे होंगे कि एक अच्छा पार्टनर मिल जाए या फिर शादी की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि 2026 में वो क्या करें, उसके बारे में बताइए। क्या लगता है कि आज की सोशल मीडिया जो हम लोग देख रहे हैं, ये रिश्तों को बचा रही है या बिगाड़ने में इसका बहुत बड़ा रोल? मेरा सोशल मीडिया मैंने इस फरवरी से डिलीट कर रखा है। मेरी ग्रैंड मदर ने बोला था, बेटा शादी तो जहर है, पीना ही पड़ेगा। हाँ। तो मैंने कहा शादी जहर है तो मैं क्यों पीऊंगी? What is this encouraging notice you are मतलब गिविंग मी? देन आई रियलाइज कुछ चीज़ों को आपको एक कान से सुन के दूसरे कान से ही निकालना पड़ेगा। आपके हिसाब से लव की डेफिनेशन क्या है? मेरे को तो नहीं पता। बोलने में अच्छा लगता है बस आई लव यू, क्योंकि इजी होता है। बट आई डोंट थिंक आई कैन डिफाइन लव। आप जितनी भी मैट्रिमोनियल पे अपने आप को रजिस्टर करा लो, आप जितनी भी डेटिंग साइट्स पे चले जाओ, उससे आपको आपका आइडियल लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। आप केवल इस अभ्यास को करो जो हम बात कर रहे हैं, एंड जादू की तरह वो व्यक्ति आपके सामने खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट हैव टू फॉलो। मेरे साथ हुआ है। एनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आपने मुझे आज आपके पॉडकास्ट पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्योंकि मैं समझती हूँ आज का जो टॉपिक है ना हमारा, रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। एंड आई थिंक आप बेहतर है, क्योंकि एक आपने अभी 2 साल पहले ही शादी की है, राइट? मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि एनी जी ने 2 साल पहले जब शादी की है और अभी तक भी वो शादी कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी इसके पीछे का, नहीं रीज़न आप ही बताएंगे, लेकिन सवाल मैं आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ पूछना चाहती हूँ कि 2 साल में आपने हर एक स्टेट के हिसाब से उनके कल्चर को अपनाते हुए शादी किया। आई थिंक 18 स्टेट्स 18 बार शादी कर चुके हैं आप। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या वो मानसिकता थी कि आप अभी तक भी 2 साल तक अभी तक शादी ही कर रहे हैं, जहाँ आज की दुनिया में आज के लोग जो है शादी करने से बच रहे हैं, वो लायबिलिटीज़ लेना नहीं चाहते, वो जिम्मेदारियाँ लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप 2 साल से शादी कर रहे हैं। इसके पीछे का मैं बहुत क्यूरियस हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? जब आपने बोला 2 साल हुए हैं शादी को, बहुत सारे लोग जो इसको देखेंगे उन्हें ऐसा लगेगा, अरे अभी तो नई शादी हुई है, राइट, अभी तुम्हारे you're not there yet, तो अभी तो तुम्हारा हनीमून पीरियड एक्सेट्रा वाले कुछ वहम हो सकते हैं जो आपकी कुछ ऑडियंस के दिमाग में आ सकते हैं। तो एक तो मैं पहले ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि कुछ हमने अपने जीवन में ऐसी चीज़ें अपनाई हैं, कुछ ऐसे माइंडसेट्स अपनाए हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स अपनाए हैं जिससे शादी को कैसे आप एक 1-on-1 11 1 और 1 11 जिसे कहते हैं, ऐसी ब्यूटीफुल लाइफ बना सकते हैं। उसके बारे में हम आज इन डिटेल बात करेंगे। और जो आपने 18 शादियों वाली बात करी, हाँ, हम लोग अभी सारी स्टेट्स नहीं हुई हैं पूरी इंडिया की, मगर हाँ, हमने बंगाली शादी कर ली है, हमने जम्मू में शादी कर ली है, हमने गोवन वेडिंग भी कर ली है, हमने अभी महाराष्ट्रन शादी कर ली है, उड़ीसा में भी कर चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी शादियाँ, पंजाबी कल्चर की, हिंदू वेडिंग जो है वो तो करी है। मगर एक चीज़ जो हमारा इंटेंशन है, मेरा और मेरे हस्बैंड जी का भी, कि टू रियली सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल जो एक शादीशुदा रिलेशनशिप होता है। एंड एक और कमाल की चीज़ होती है, हम हर बार जब शादी करते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ अपने वाव्स को एक्सचेंज, एक दूसरे के साथ अपने प्रॉमिसेस जो है एक शादीशुदा कपल की ओर से,
उनको रिन्यू करते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब ओरिजिनल वाली शादी हुई थी तब तो आधे नींद में थे आधी होश ही नहीं थी कि किस किस चीज़ को हाँ करी जा रहे हैं, जिस वजह से, जैसे कहते हैं ना कोई भी गेम खेलो तो रूल्स ऑफ द गेम तो पता होने चाहिए। तो इसलिए हमें तक कोई बात नहीं, अगर वो वाले रूल्स इतने अच्छे से नहीं याद, वैसे तो वो भी हमने पता है बहुत अच्छे से पढ़ाई करके गए थे हम शादी करने, उस बारे में मैं बाद में बताऊंगी, बट स्टिल कि जो वाव मैं अपने स्तर पर अपने हस्बैंड के लिए या वो मेरे लिए करना चाहेंगे उसको रिन्यू करो, ताकि उस शादीशुदा रिलेशनशिप में न्यूनेस क्रिएटेड रहे। न्यूनेस के साथ ही साथ जो इंटेंशन या जिसे कॉन्टेक्स्ट कहते हैं वो बना रहे, क्योंकि जब तक कॉन्टेक्स्ट बना रहेगा कि क्यों शादी करी है, क्यों साथ में है, तब तक वो न्यूनेस रहेगी। और जैसे ही वो अगर एक रूटीन पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा तो फिर तो इट ओनली गोज डाउन। राइट अब ये न्यूनेस की बात आपने की है, ठीक है, ये आज की जनरेशन इस चीज़ को समझती है कि हम लोगों को, ठीक है, हमने कल्चर के हिसाब से हमने शादी कर ली, एक स्पार्क बना के रखना चाहिए, लेकिन जो लोग पहले कर चुके हैं या जिनकी लाइफ ऐसी हो चुकी है कि अब 6-7 साल हो गए हैं, अब क्या स्पार्क रहना बाकी रह गया है। अभी तो जो जैसे बच्चे हो गए हैं, अब इनकी जिम्मेदारी है, घर परिवार की जिम्मेदारी, अब जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो आपको ऐसा लगता है कि इतने साल या 10 साल होने के बावजूद भी वो अभी भी वो अपनी लाइफ में अपनी मैरिड लाइफ में वो स्पार्क दोबारा जगा सकते हैं? देखिए, और अगर जगा सकते तो कैसे? 100% जगा सकते हैं। आप बोलेंगे तुमने तो करा नहीं, पर मुझे पता है हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करते हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। उनकी शादी को तो 25-30 साल भी हो गए होते हैं, जहाँ पे एकदम मतलब बस फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता था से लेके आज वो खुद बताते हैं कि ऐसा लगता है हनीमून पीरियड दोबारा आ गया है। तो डेफिनेटली मुमकिन तो है, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। एंड अगर आपने जैसे पूछा कि जितने भी साल हो गए, तो पहले तो ये समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि ऐसा क्या होता है जिस वजह से वो स्पार्क गायब हो जाता है, एंड नाउ व्हाट टू डू। तो पहले तो अपनी गलतियां, जब तक उसी के बारे में अवेयरनेस नहीं होएगी तो फिर तो कैसे ही उसको हम रेक्टिफाई कर पाएंगे ना। तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जाने अनजाने में, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं, हम अपनी किसी भी काम को, इन दिस केस शादीशुदा रिलेशनशिप को शुरू करते हैं तो अपने आप से पूछते ही नहीं है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। मतलब बहुत बार होता है कि हम वो कार्य या तो फोर्सफुली करते हैं क्योंकि घर वालों का प्रेशर होता है कि कर लो, या फिर दोस्तों की हो रही होती है तो सोचते हैं कर लो। बट कभी भी अपने आप के साथ एज अ लॉजिकल, एज अ रैशनल पर्सन बैठ के पूछते ही नहीं कि मैं करना क्यों चाहती हूँ, मेरा इससे फ़ायदा क्या होगा। मे बी आप अपनी कंपेनियनशिप के अंदर रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं, मे बी आप चाहते हैं मेरा कोई ऐसा दोस्त हो जो मेरे साथ जीवन भर रहे, मे बी आप कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे। तो पहले तो अपने लिए उस वाई को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और इवन इफ आपकी शादी को 20 साल, 25 साल, 50 साल हो चुके हैं, कोई बात नहीं, आज अपने आप से पूछो कि आप चाहते क्या हो उस रिश्ते के अंदर, और उसको आप पहले तो अपने लिए डिफाइन करो, अपने आप के साथ बैठो एंड राइट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड पेन। क्योंकि जब आप अपने आप के साथ ये मंथन करोगे तो आपका दिमाग भी ना ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढेगा जो आज तक हो सकता है आपने कभी सोचे ही ना हो कि ये भी चीज़ मेरे को अपने आप से पूछनी थी। सो आई थिंक वन थिंग इज दिस। दूसरी चीज़ तो होती है गलती के तौर पे जो लोग करते हैं, इज़ दैट वो ना ऐसे, आजकल तो बहुत सारे जोक्स होते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ वाले जोक्स कि वाइफ ऐसी होती है, हस्बैंड वैसा होता है, और हम कैजुअली उन पर हंस देते हैं। मगर जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं, अपने जीवन में उसका अभ्यास करते हैं, तो वो यही कहता है आप जिस भी चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं या अपनी एनर्जी देते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार की परिस्थितियाँ आपके जीवन की सच्चाई बन जाती हैं। तो अगर आप मजाक में भी कहते हैं कि मेरी बीवी तो बड़ी नखरे वाली है, या मेरी बीवी तो बहुत ही समय लगाती है तैयार होने में, या मेरा हस्बैंड ऐसा है, या अरे 25 साल के बाद तो सब मोटे हो जाते हैं शादी के, काइंड्स ऑफ थिंग्स, अगर आप अपनी एनर्जी हंसी मजाक में भी उन चीज़ों पे लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी शादी में स्पार्क कौन सा रहेगा? इट विल नॉट हैपन, है ना। एंड देन थर्डली, जो सबसे बड़ी आई थिंक मिस्टेक होती है, मगर मैंने अपनी मम्मी पापा से ये सीखा क्योंकि उन्होंने वो सही काम किया, उनके बच्चे हो भी गए मेरे मम्मी पापा के, तब भी उन्होंने वंस अ वीक हमेशा फिक्स्ड रखा कि ये हमारा हस्बैंड वाइफ डे है। इट्स ओके, इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स ओके, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट कुछ घंटे
हम केवल एज अ हस्बैंड एंड वाइफ साथ में बिताएंगे एंड मेकिंग श्योर कि हम फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चीज़ मैंने अपने माता पिता से सीखी, जबकि मेरी आदतें बिगड़ गई थी, मैं फ़ोन पे थी, मगर मेरे पापा और मेरी मम्मी हमेशा जब भी घर पे होते थे फ़ोन दूसरे कमरे में होता था, जिस वजह से क्वालिटी टाइम जिसे कहते हैं कि एक दूसरे के साथ सिर्फ फॉर्मेलिटी के स्तर पर नहीं मगर एक्चुअल में क्वालिटी टाइम जिसे कहते हैं बिताया। मतलब मुझे तो ये याद है, मैं जब 15-16 साल की भी हो गई होंगी तो मैंने यही देखा कि वो तब भी हनीमून ट्रिप्स पे जा रहे हैं। मतलब वो बच्चों को लेके जाएंगे वेकेशन पे, बट वंस अ ईयर उनकी हनीमून ट्रिप भी होगी। तो अगर आप कभी मेरे मदर फादर को देखेंगे ना तो वो ऐसा लगता है अभी अभी शादी हुई है वाला कपल। यहाँ तक कि मेरी मदर तो अपने 20वें शादी के 20 साल पे भी वो तो चूड़ा पहन के जाती थी कि मेरी तो अभी शादी हुई है। सो आई थिंक दीज स्मॉल थिंग्स रिमाइंड यू, बट और कुछ नहीं। वो अगर आपको थोड़ा ऑड लगता है विच इट कैन बी, तो कोई बात नहीं, आप कम से कम हफ्ते में 2 घंटे तो निकाल सकते हो कि कोई काम की बात नहीं करेंगे, कोई बच्चों की बात नहीं करेंगे, कोई फैमिली की बात नहीं करेंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करेंगे। जैसे उस हनीमून पीरियड पे कुछ नई नई बातें करते थे ना, और आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, खाने में क्या अच्छा लगता है, क्रिएटिंग दैट क्यूरियोसिटी। एक और बहुत बड़ी गलती होती है जब हम समय बिताते हैं, हमें लगता है मुझे उस व्यक्ति के बारे में अब सब कुछ मालूम हो गया है, मुझे पता चल गया उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स क्या होगा, मुझे पता चल गया उसके सोचने का पैटर्न क्या है, बट दैट इज़ वेयर द फन गेट्स लॉस्ट। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा क्यूरियस बनाए रखना। अच्छा और बताओ, बताओ आपको सुशी पसंद है कि मोमोज पसंद है, मोमोज क्यों पसंद है, उस पर क्या पसंद है। सो जस्ट बी क्यूरियस। जैसे आप डेट पे जाते हो और अगर आप उसको शुरू करोगे तो यही अपने आप में बहुत चीज़ है। एंड देन आगे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं वो सब तो आती हैं अपने अभ्यास में। तो ये कुछ एक्शंस हैं जो करने से ना आई थिंक जब तक करोगे तब तक आपको स्पार्क फील होगा। मैं अभी भी अगर अपने हस्बैंड के साथ 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हम लोग ऐसे डेट पे ना जाए तो ऐसा लगता है कि क्या यार ये क्या है ये क्या हो रहा है, तो वो स्टिलनेस आ जाती है। तो आई थिंक बहुत ब्यूटिफुल चीज़ होता है अपने उस रिलेशनशिप को। देखो आप जब तक खाद डालोगे, पानी डालोगे, उसमें महक आएगी, उसमें न्यूनेस आएगी और वो पौधा बढ़ेगा। अब जैसे आपने डेट की बात की ना, तो बहुत सारे लोग तो मतलब अगर वो प्लान करे भी ना निकलने के लिए तो चलो ठीक है, आधे घंटे तक कौन किसके बारे में कितना जान लेगा, फिर बच्चों की बातें, फिर सास ससुर की बातें। तो वो जो पर्सनल टाइम निकालना होता है ना, वो अपना पर्सनल टाइम ना निकाल के वो फिर घर की बात है कि आज हस्बैंड मिला है मुझे, आज मुझे इससे सारी बातें करनी है। एंड तो ये सबसे बड़ा आई फील, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, ब्लंडर होता है जो लेडीज करती है कि अपने सारे दुख दर्द, डेट पे गए हो और अपने जीवन के दुख दर्द अपने पति को बता रहे हो। हाउ अनरोमांटिक, लाइक हाउ अनरोमांटिक एंड हाउ, मतलब कोई क्यों ही आपके साथ रोमांस करेगा अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो सो आई फील होल्ड योर हॉर्सेस। मेरे हिसाब से अगर आपको ऐसी वाली चीज़ें हैं कि आपको एकदम कोई बटन दबा दे तो आपके अंदर से सिर्फ घर के कलेशों की बातें ही निकलती हैं या नेगेटिविटीज़ की बातें ही निकलती हैं, तो प्लीज़ आप पहले तो मैजिक बुक कर लो, है ना। तो थोड़ा अंदर से जो वेंट आउट है वो निकल जाएगा। या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अपनी डेली रूटीन में ले आओ। सुबह उठते ही जो 10 नियामतें हैं लिखनी शुरू कर दो। कोई भी इंसान आपके रोने नहीं सुनना चाहता। एंड इवन इफ यू नो अबाउट इट, एंड थैंक यू, अब थोड़ा डायमेंशन ऑफ टॉपिक थोड़ा इसमें जाएगा, मगर आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके दुख दर्द सुन के वो दूसरा व्यक्ति बहुत खुश हो जाएगा, नहीं, आपको लगता है आपके दुख दर्द बांटकर आपको हल मिल जाएगा, आज तक मिला क्या? अगर आपको अपनी सासू माँ से दिक्कत थी और आप अपने दुख दर्द सुना रहे हो, उन्होंने मुझे ये कहा वो कहा, क्या उससे अब वो कहना बंद हो गई हैं? नहीं ना। मे बी 1 day 2 day समथिंग विल हैपन, बट कोई ना कोई और परिस्थिति के रूप में वो ब्रेक डाउन तो फिर से आएगा ही आएगा। कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही काम करना है। हाँ, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपने सिम्टम को ठीक नहीं कर सकते, आप बीमारी को ठीक कर सकते हो। मेरी नाक बह रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे नाक में दिक्कत है, मेरे को जुकाम हो रखा है, मेरे यहाँ पे अंदर जो दिख भी नहीं रहा है वहां पे दिक्कत है। तो यू नीड टू फर्स्टली फिक्स दैट, है ना। एंड आपको ऐसा लगता है आपके हस्बैंड क्या कर लेंगे यार, वो बेचारे के पास अपना काम नहीं है, वो बिजनेस, जॉब, नौकरी, उनको कितने स्ट्रेस, कितनी टेंशन। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मम्मी। उन्होंने ना, मतलब आई थिंक सब बच्चों की शादी से पहले ट्रेनिंग होती है, तो उन्होंने यही कहा था, प्लीज़ यार अपने दुखड़े रोने हैं ना, तो मैंने
या तो उन्होंने सिखाया या मैंने सीख लिया, इतना मुझे ध्यान नहीं, बट ये चीज़ थी कि जो दुखड़े हैं ना उसको बांटने से वो कभी भी कम नहीं होंगे. अगेन लॉ ऑफ Right. अट्रैक्शन यही कहता है, आप जिस चीज़ पे एनर्जी देंगे ना वो एक्सपैंड होगी. आप कोशिश तो करो, अपने जीवन की अच्छी बातें करने की कोशिश तो करो. यहाँ तक पता है हम क्या करते हैं, मेरे पास भी टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं बात करने के, तो मैं कोई बात नहीं, मैं गेम्स खेलती हूँ. मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ चलो गेम खेलते हैं, कि चलो बताओ आपको मेरे बारे में क्या चीज़, एक चीज़ पसंद है, वो कुछ बोलेंगे. फिर मैं ग्रैटिट्यूड गेम शुरू कर देती हूँ, चलो आसपास देखते हैं और बताओ कौन सी चीज़ जिसके लिए आप थैंक. तो इस प्रकार के कुछ गेम्स करने से, क्योंकि अगर आप जो बढ़िया चल रहा है उस पर अपनी एनर्जी डालोगे तो वो बढ़िया चीज़ें आपके जीवन में एक्सपैंड होने लग जाएंगी. सो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड सॉरी अब मेरा और बोलने का मन कर रहा है, क्योंकि मतलब ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द वुमेन में, मतलब आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सब कुछ. स्पेशली बहुत सारी मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, तो मैं जिनके पार्टनर्स होते हैं, अभी इनकी तो बहुतों की शादी हो रही है, कुछ के बॉयफ्रेंड्स हैं, तो वो क्या करती हैं, बहुत बार उन्हें प्यार महसूस करना होता है तो वो ना अपने नखरे दिखाती हैं, कि यार ये टैंट्रम दिखाती हैं कि अरे यार तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तुम तो अपने इसमें बिजी रहते हो, जब देखो ये करते रहते हो, वो करते रहते हो, तुम मुझे प्यार नहीं करते, या पता नहीं क्या उनको पैम्परिंग चाहिए होती है. आई एम वेरी थैंकफुल. देखो मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बचपन से ऐसी थी, मैंने भी ये गलतियाँ करी हैं, और क्योंकि मैंने गलतियाँ करी है और मैंने उसकी वजह से अपने हाथ जलाए हैं, बिकॉज ऑफ द नॉट लिटरली बट मतलब उसकी वजह से नुकसान जीवन में आया है रिलेशंस में, तो इसलिए मुझे समझ में आ गया कि यार ये तो मत कर, ये करने से तो कुछ नहीं होगा. तो देन आई रियलाइज्ड ओके नो प्रॉब्लम, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को प्यार चाहिए ना. आई गो अप टू हिम एंड आई से मुझे ना आपका प्यार चाहिए. सिंपल. वाई बीट अराउंड द बुशेस, है ना, जो चाहिए सीधा सीधा मांगो. सिमिलरली मेरे हस्बैंड को कभी मैं कुछ कंप्यूटर पर लगी होती हूँ, वो घर आते हैं तो वो ना वैसे कुछ करेंगे, खांसने लग जाएंगे, ये करने लग जाएंगे, फिर वो मुझे देखेंगे और बोलेंगे एनी मुझे आपकी अटेंशन चाहिए, इसे बंद करो और मुझसे बात करो. अच्छा. सो आई थिंक क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ योर इमोशंस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग टू हैव, कि बस जस्ट टॉक अबाउट इट ना. इट्स ओके बीइंग वल्नरेबल. आई थिंक जितना मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जैसे कोई भी लड़की है वो शादी करने जा रही है, या बचपन से उसको जिस माहौल में पला बड़ा किया गया है, कहीं ना कहीं मैटर करता है आपकी फैमिली आपको क्या एनवायरनमेंट दे रही है. जैसे आप अपने मम्मी पापा को देख कर के आप बड़े हुए, वो कैसे क्या करते हैं, आपकी मम्मी ने आपको सिखाया कि भाई किसी के आगे दुखड़े नहीं रोने हैं. नहीं, तो उनके रिलेशनशिप में गलतियां भी बहुत थी, ब्रेकडाउन्स भी बहुत थे, तो मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, तो मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोल सकती हूँ. बट हाँ, जो आपने बात बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इनफैक्ट कि हम नॉर्मली देखो हर एक एरिया ऑफ लाइफ में अपने आइडियल सेट कर रहे होते हैं, है ना. और जहाँ तक शादीशुदा रिलेशनशिप की बात होती है तो हमारे माता पिता हमारा सबसे फर्स्ट आइडियल बन जाते हैं, है ना. एंड सिमिलरली दादा दादी या जिन भी लोगों के साथ आप अराउंड रहते हैं. लकी फॉर मी मेरे पेरेंट्स का मैरिटल रिलेशनशिप गुड है. झगड़े तब भी होते थे, वो सब कुछ जो एक नॉर्मल घर में होता है सब घर में था, बट आई वुड से बेटर देन दी अदर्स आई कुड सी अराउंड. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उनके बारे में कंप्लेंट्स नहीं इकट्ठी की थी कि ये कितना टोकते हैं या ये कितनी ऐसी है या वैसी है. वो भी बच्चा ऑब्जर्व करते करते पिकअप तो करता है. मगर अब इसके अंदर ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है जो हम ग्रैटिट्यूड के माध्यम से, मैनिफेस्टेशन के माध्यम से करते हैं. उसको पहले थोड़ा अगर लॉजिकली समझें, मेरे को मेरे फादर के अंदर जो जो गलतियां लगती है एज अ हस्बैंड या एज अ ह्यूमन, मुझे वो गलतियां मेरे आसपास के बाकी सारी मेल एनर्जीज के अंदर भी दिखेंगी, मोर और लेस. एंड आई टेल यू एग्जाम्पल वाइज कैसे ये चलेगा. सिमिलरली मदर के अंदर, है ना, मे बी मेरे को अपनी मदर के अंदर कुछ एनर्जीज, कुछ बात, कुछ बिहेवियर नहीं पसंद, बिल्कुल वही सिमिलर चीज़ें मुझे अपने आसपास अपनी क्लोज उसमें दिखेंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मेरे पापा ना बहुत मतलब उनकी डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है ना. मतलब ही गोज विद द फ्लो, ही इज नॉट लाइक ये होगा तो होगा वाली चीज़. तो अगर मुझे पापा के बारे में कभी मैंने उनको मुंह पे नहीं बोला, बट एज एन ऑब्जर्वेंट मैंने वो कंप्लेन पकड़ी हुई है,
तो मैं आसपास अपने लोग देखूंगी, वो भी ना ऐसे कंफ्यूज्ड फिरते होंगे। तो मैं देख सकती हूँ कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो सब कुछ होने के बाद भी कंफ्यूज्ड फिरती रहती है। मेरे जो अब क्लोज फैमिली आफ्टर वो भी है, उनमें भी वो सेम पैटर्न के रूप में मेरे को दिखेगा। सिमिलरली मेरी मदर में मेरे को जो चीज़ें लगती थी कि मैं बताऊंगी नहीं कैमरा पे, बट जो भी लगती थी, है ना, वही सेम चीज़ है। आप भी अपनी लाइफ में देखो, सिमिलर पैटर्न रिपीट हो रहा होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे मम्मी पापा का शादीशुदा रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, हो सकता है आज आप शादी से डर रहे हो सकता है आप शादी नहीं करना चाहते हो अनलेस रियली फोर्स्ड अपॉन। तो इस वजह से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिकॉज देखिए वो अल्टीमेटली आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, आपका सोर्स रिलेशनशिप है, तो आपके अंदर उन्हीं का ही डीएनए चल रहा है ना। तो वेदर यू लाइक इट यू डोंट लाइक इट, वो अच्छे इंसान है बुरे इंसान है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अल्टीमेटली ऑल ऑफ दैट इज ट्रांसमिटिंग थ्रू। एंड उसमें ना गलती उनकी नहीं है, वो जैसे इंसान थे तो थे, मगर आपने उसमें से क्या मतलब निकाला वो आपकी चॉइस थी। अब हो सकता है आपने गलत मतलब ज़्यादा निकाले हो, और अगर आपने गलत मतलब ज़्यादा निकाले थे तो अब आपकी लाइफ स्पेशली इन द एरिया ऑफ लव, स्पेशली इन द एरिया ऑफ कंपेनियनशिप नहीं चल रही होगी। तो अब करना क्या है वो सेकंड क्वेश्चन आएगा, बट पहले ये समझ लेना कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है आपके ऊपर। राइट अभी जैसे आपने कहा ना कि एक वाई होना बहुत ज़रूरी है अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो। अब 2026 में वैसे भी वेडिंग सीजन है, और 2026 में भी बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे होंगे कि एक अच्छा पार्टनर मिल जाए या फिर शादी की प्लानिंग कर रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि 2026 में एक अच्छा सोलमेट या अच्छा पार्टनर को हम लोग अट्रैक्ट करें। आपने भी आई एम श्योर किया होगा। हाँ, मैंने तो पूरा लक के असाइनमेंट किया था। ओ माय गॉड। तो ठीक है, अपने साथ बताते हुए फिर जो लोग जुड़ना चाहते हैं, मतलब एक पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो क्या करें उसके बारे में बताइए। पहले अपने आप से बताइए। हाँ, तो पहले तो इस प्रोग्राम को दो तरह के लोग देखेंगे। एक होंगे जैसे जिन्हें खुद शादी करनी है, तो वेरी गुड, जो मैं असाइनमेंट बताऊंगी उसको कीजिएगा। दूसरे प्रकार के लोग होंगे जो मम्मीज या पापाज या कोई होंगे जो चाहेंगे मेरे बच्चे की शादी हो जाए। आप लोग मेरे स्टेप्स फॉलो करने से पहले एक एडिशनल प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये जो अभ्यास हम करेंगे ये आप किसी और के बिहाफ पे नहीं कर सकते। मतलब अगर एनी को शादी करनी है तो एनी अभ्यास करेगी, बट अगर एनी की मम्मी चाहती है कि एनी शादी कर ले मगर एनी का मन नहीं है तो ये असाइनमेंट नहीं काम करेगी। ठीक है, मतलब यू कैन अच्छा, वो पहले क्लियर कर हाँ, तभी मैंने पहले बता रही हूँ कि बहुत सारी मम्मीज के ये क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या करने की जरूरत है, आपको पहले अपने बच्चे के साथ बैठने की जरूरत है एंड उससे बात करने की जरूरत है। मदर या फादर कोई भी whoever, बच्चा, नानी, नानू, दोस्त, जिसको बैठना है बैठो, इट डजंट मैटर, बट कम्युनिकेट फर्स्ट कि लिसन, मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड गेट मैरिड, एंड देन आपको ऐसा क्यों लगता है व्हाई दैट पर्सन शुड गेट मैरिड, उसके कुछ लॉजिकल आंसर्स दो। ये नहीं कि मेरी पड़ोसन की शादी होगी, इसकी शादी होगी, उसकी तो तू भी कर ले, नहीं, बट लाइक रियली थिंक अबाउट इट कि आपको क्या लगता है आपके बच्चे का क्या फ़ायदा होगा। विल ही बी हैविंग अ फ्रेंड फॉर लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंटिमेसी सिक्योरिटी, देन यू कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स। जो भी आपको लगता है वो आप जानो, एंड देन आस्क दैट पर्सन, देखो मैं, क्या तुम चाहते हो शादी करना? जिससे भी हो, जब भी हो, वो बात की बात है, बट क्या तुम चाहते भी हो? कैसे होगी, कब होगी, किससे होगी, अभी इसको हम ओपन एंडेड छोड़ते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि कल ही तुमने शादी करनी है, बट क्या तुम यस एनर्जी में भी हो? तो आई थिंक यस एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली फॉर द पार्टी इन्वॉल्व्ड। क्योंकि मैंने और मेरे घर में ये गलती हुई थी, लाइक माई पापा वॉज वेरी एंथुजियास्टिक कि आनी की शादी, जब मैं 21 साल की थी, मुझे नहीं करनी शादी 21 साल में, तो उन्होंने तो मेरा नाम हर जगह हर मैट्रिमोनियल पे लिखवा दिया कि इसकी शादी करो, इसकी शादी करो, एंड आई वॉज इरिटेटेड कि क्या है ये, मतलब मेरे को नहीं करना। तो जब तक वो मैं इरिटेशन में थी, वो भले ही एक्साइटमेंट में हो, बट मैं अगर इरिटेशन में थी तो दैट इज द एनर्जी आई एम गिविंग आउट टू द यूनिवर्स। तो मेरा आइडियल लाइफ पार्टनर आ ही नहीं सकता, क्योंकि फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू वर्क माई एनर्जी नीड्स टू बी ऑन द पॉजिटिव लिस्ट, satisfaction, hopeful, joyful, gratitude, all of that. तो इसीलिए पहला स्टेप तो यही है, वरना आप फालतू में इतनी मेहनत करोगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। नाउ इफ दिस इज टेकन केयर ऑफ एंड योर चाइल्ड हैज विलिंगली अग्रीड, नो इमोशनल ड्रामा, नो मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने बच्चे को डोली में देखूं, या वो इमोशनल ड्रामा नहीं करना है, और नॉर्मली बात अगर वो अग्री हो गया है तो
तो अब आप इन स्टेप्स को शुरू करोगे। अभी इस पे तो मैं थोड़ा ब्रीफली बता पाऊंगी क्योंकि बहुत इंटेंस असाइनमेंट्स होती हैं जो हम करते हैं, बट टू स्टार्ट ऑफ विद सबसे पहले मैंने जो ग्रैटिट्यूड का लॉ है जो हम द मैजिक बुक से सीखते हैं, थोड़ा वो लॉ के बारे में बताऊंगी। वो कहता है कि आप जिस भी चीज़ के प्रति कृतज्ञ होते हैं वो चीज़ आपके जीवन में और बढ़ेगी और आपके जीवन में यू विल हैव एन अबंडेंस। आप जिसकी चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हैं वो चीज़ आपके जीवन में और कम हो जाएगी एंड यू विल हैव अ स्केर्सिटी। इट अप्लाइज टू एवरी एरिया ऑफ लाइफ, ठीक है, बट अभी हम लाइफ पार्टनर के ऊपर उसको फोकस रखेंगे। तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है कि मैंने कितनी कंप्लेंट्स करी हैं इस एरिया के अंदर, कि मैं कितना ज़्यादा स्केर्सिटी में जा चुकी हूँ, मतलब आई हैव मूव्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर मेरा सपना यहाँ था तो मैं कितनी दूर जा चुकी हूँ। तो पहले मैंने एक लिखित सूची बनाई अपनी हर एक कंप्लेंट की, है ना, यहाँ तक कि इवन फॉर स्ट्रेंजर्स की शादियाँ, मतलब मे बी मैंने बॉलीवुड में एक कपल को देखा एंड मैंने उस पर कमेंट पास कर दिया, अरे इनकी शादी कुछ नहीं होती, तो दैट काउंट्स एज अ कंप्लेंट। तो वेरी गुड, मैंने उसको लिख लिया। देन उसके बाद मैंने मे बी कंप्लेंट कराओ मम्मी पापा की शादी में कि यार ये क्या छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं, तो दैट्स अ कंप्लेंट आई हैड अबाउट देयर मैरिटल लाइफ, तो मैंने वो लिख दिया। ये आपकी तब क्या एज रही होगी? ये जब मैंने अभ्यास किया अभी 2 साल पहले, आज मैं 28 की हूँ, तो 25 में थी, 25 साल की थी मैं तब जब मैंने ये अभ्यास शुरू किया था। बट आई हैव बीन डूइंग दीज प्रैक्टिसेस फ्रॉम वेरी यंग एज। मतलब ये जो अभी मैं आज बात कर पा रही हूँ, मम्मी ने मेरे को 12 साल की उम्र में इन प्रैक्टिसेस में डाल दिया था। तो मैंने मतलब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस इसलिए आ पाया कि ये काम करता है क्योंकि मैंने और क्षेत्र ऑफ लाइफ में भी इसके जादू होते हुए देखा है। तो दैट्स व्हाई, है ना। सो देन आई रोट डाउन लाइक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स, करीबन 100-200 कंप्लेंट्स तो निकली थी मेरी, ठीक है। तो फिर उसके बाद अभी थोड़ा सुनने में लोगों को लगेगा कि कैसे क्या क्या, बट इट्स ओके। देखो मैं आपको बता रही हूँ, दुनिया में एक बहुत प्यारी चीज़ थी जो मैंने सीखी थी। आप जितनी भी मैट्रिमोनियल पे अपने आप को रजिस्टर करा लो, आप जितनी भी डेटिंग साइट्स पे चले जाओ, उससे आपको आपका आइडियल लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। आप केवल इस अभ्यास को करो जो हम बात कर रहे हैं, एंड जादू की तरह वो व्यक्ति आपके सामने खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट हैव टू फॉलो। मेरे साथ हुआ है, मैं अभी भी उस दिन के बारे में बात करती हूँ, मैं ऐसे अचंभित हो जाती हूँ कि अरे ये कैसे हुआ था। सच में मैंने 100 चीज़ों की लिस्ट बनाई थी जो मैं अपने आइडियल लाइफ पार्टनर में ढूंढती हूँ। 100 थिंग्स आई रोट डाउन कि ये हाइट होनी चाहिए, ये कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, ये आँखों का रंग होना चाहिए, ये डांस करना पसंद होना चाहिए। जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में हूँ, तो मैं चाहती थी कि उस व्यक्ति की भी ऐसी इंक्लिनेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल्स ऐसे होने चाहिए, घर ऐसी सा होना चाहिए, यहाँ तक कि मुझे हंसना बहुत पसंद है तो फ़नी होना चाहिए। करते 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 उसके दोस्त कैसे होने चाहिए, मदर फादर कैसे होने चाहिए, मतलब मेरे इन लॉज, उनकी हॉबीज़ क्या होनी चाहिए, खाना पीना कैसा होना चाहिए, रात की स्लीपिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए, वेकिंग अप हैबिट्स क्या होनी चाहिए, यहाँ तक कि एसी का टेम्परेचर उसको कैसा पसंद होना चाहिए। तो मैंने, आपको किसी ने बोला नहीं ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में? सो आई विल टेल यू, इट साउंड्स फनी एंड इट साउंड्स कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन 100 चीज़ों में ना मैंने कोई भी 3 या 5 नॉन नेगोशिएबल्स पहले चुन लिए, क्योंकि देखो आई कांट चूज एवरीथिंग ऑन डे 1, आई कैन नॉट मैनिफेस्ट एवरीथिंग ऑन डे 1। बीज का पौधा बनने में भी समय लगता है, बट एटलीस्ट मेरे को 5 नॉन नेगोशिएबल्स मिल गए कि अच्छा हाइट तो भैया बाद में चेंज नहीं हो पाएगी तो हाइट तो देखनी पड़ेगी क्योंकि मेरे घर पे बाकी सब भी लंबे हैं, मैं भी लंबी हूँ, तो ठीक है। फिर इसके बाद जैसे मेरे को था उनके स्वभाव में मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि उनका अपनी मम्मी के प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप हो, क्योंकि मेरे को सोर्स रिलेशनशिप मालूम था कि जो व्यक्ति अपनी मम्मी के प्रति रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता तो वो बीवी के लिए क्या ही होगा, है ना। तो ये मेरा एक पैरामीटर ऑफ चूजिंग था। तीसरा मेरे लिए ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी था कि जो भी चल रहा है, अगर कुछ गलत भी किया है तो ऑनेस्टली बात करो। तो मैंने याद है मैं उनसे पहली बार मिलने गई थी, तो मैंने उनसे ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जिसको नॉर्मली कोई सुनेगा तो बोलेगा हाँ, बट ही आंसर्ड देम ऑनेस्टली। तो आई वॉज लाइक अरे वाह, ऑनेस्टी भी है, चलो ठीक है गलती की है बट एटलीस्ट ही इज मान रहे, है ना। एंड देन 4th वाज लॉयल्टी, तो दैट वाज देयर, तो वो ओवर टाइम यू लर्न। बाकी सारे जो हैबिट्स थी, बाकी जो 96 चीज़ें थी वो ओवर टाइम मैनिफेस्ट हुई हैं, मगर अब मैं बताऊँ तो उससे ज़्यादा ही मैनिफेस्ट हुई है।
उसका भी टेक्निक होती है, उसके बारे में आराम से बात करेंगे। बट एक एक चीज जो मांगी थी ना, उससे भी कहीं गुना बढ़ के मिला है। मतलब मैं भगवान जी का हर दिन थैंक यू करूँ तो कम है। कि कहते हैं ना, जब देते हैं तो देते छप्पड़ फाड़ के, सचमुच ऐसे ही होता है। आप बस रूल्स को अगर ढंग से, जैसे साइंस का फॉर्मूला है, आप ढंग से इस्तेमाल करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, आप नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी। तो राइट, जैसे मैं कह रही हूँ 2026 में अगर किसी को शादी करनी है, वो ठीक है, आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद वो एक डायरी पेन लेके बैठेंगे और अपना जो भी वो पार्टनर के अंदर क्वालिटीज चाहते हैं और जो नहीं चाहते हैं वो नहीं चाहते की लिस्ट नहीं बनानी। ओके, ओनली जिसको चाहते हो सिर्फ उसकी लिस्ट बनानी है। अगर कुछ नहीं चाहते हो तो उसको भी पॉजिटिव फॉर्मेट में रीफ्रेज करके लिखो। जैसे आप चाहते हो कि मे बी आप चाहते हो कि वो अल्कोहल ना पिए, ठीक है, तो यू विल राइट डाउन कि ही हैज वेरी हेल्दी ड्रिंकिंग हैबिट्स। आपको जो नहीं चाहिए वो नहीं लिखोगे। आपको मे बी चाहिए कि वो चिकन ना खाए, तो यू राइट डाउन वेजिटेरियन हो, ठीक है। तो जो नहीं चाहिए वो नहीं लिखना है। कि वो दोस्तों के साथ ज्यादा ना घूमे, नहीं, ये नहीं लिखना है। आपने ये लिखना है कि वो मेरे को क्वालिटी टाइम दे, वो मेरे साथ घूमना एंजॉय करे। अपनी वोकैबुलरी हमें वोकैबुलरी चेंज करनी है, यूज पॉजिटिव वर्ड्स। ओके, ठीक है। फिर सिर्फ लिखने से काम चलेगा, कुछ विजुअलाइज नहीं, वो सब भी करना होता है। वो सब पूरा प्रोसेस बताइए। हाँ, सो अभी मैं ब्रीफली बता रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स। ओके, स्टेप 1 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लेंट्स। स्टेप 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 10। क्या करना है, जितनी भी आपने कंप्लेंट्स करी है इनटू 10 करके जो भी आपका नंबर निकलेगा, उतने नंबर ऑफ ग्रैटिट्यूड जब आपको आइडेंटिफाई करने हैं फॉर ऑल द मेल्स यू हैव इंटरैक्टेड विद। क्योंकि मेल एनर्जी को अभी हम यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर लड़के मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप ये फीमेल के लिए करोगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने 200 कंप्लेंट्स करी तो 2000 नंबर निकला, तो अब मैं 2000 ग्रैटिट्यूड्स अपने पापा में या जितने भी हस्बैंड्स मैंने थ्रू आउट लाइफ देखे हैं उसको लिखना स्टार्ट कर दूंगी। जैसे कि आई एम थैंकफुल टू पापा फॉर बीइंग माई मम्मीज हस्बैंड, बिकॉज उन्होंने हमारी बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल की। आई एम थैंकफुल टू पापा फॉर बीइंग माई मम्मीज हस्बैंड, बिकॉज उन्होंने बहुत रेगुलरली काम पे गए एंड ही अर्न मनी फॉर द फैमिली। करते 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 जो भी, तो पापा में लिखा, चाचू में लिखा, इसमें लिखा, उसमें लिखा, जो भी लिखा। देन उसके बाद में भी कोई सेलिब्रिटी हस्बैंड्स को मैं जानती होंगी, करते करते तो मेरा जो 2000 नंबर निकला था, कंप्लेंट इनटू 10 वाला नंबर, उतने नंबर ऑफ मैंने ग्रैटिट्यूड लिखे। अभी कुछ लोग इसको अगर पहली बार सुन रहे हैं तो आप थोड़ा ओवरवेल्म हो जाओगे कि इतने तो नहीं कर सकती मैं। कोई बात नहीं, स्टार्ट ईजी, 10 एट अ डे, टेक इट ईजी। दिन में 10 लिखने शुरू करो, ठीक है। कि कोई बात नहीं, सिर्फ पापा के लिखने शुरू कर दो। क्या पता आपने इतने वो कंप्लेंट्स ना भी करी हो। मैं तो बहुत एक्सट्रीम नेचर की थी, मे बी आप अभी इतने ना हो तो इट्स ओके। तो मेरा तो बहुत बुरा हालात था, मैं तो बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा तो थोड़ा गॉन केस था। आप लोग तो अच्छे लोग हो, ठीक है, तो कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये भी कितनी अच्छी चीज़ है ना, जो आप अपने आप को उस चीज़ से एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ, मैं कंप्लेनिंग नेचर मेरा था। मैं एक्सट्रीमली कंप्लेनिंग थी। मेरी तो इतनी हालत थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी वाली हालत। इतनी कंप्लेंट्स इकट्ठी करी हुई थी मैंने कि मैंने जिंदगी में शादी नहीं करनी, लड़के ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे। मैं उस नेचर से आई हूँ एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग एंड सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू कि नहीं, शादी तो बहुत अच्छी है। ओके, ठीक है, इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग इसी पे रहते हैं। हाँ, तो स्टेप 3 तक हम आए, ग्रैटिट्यूड तक आए, ठीक है। स्टेप 4 आपने आइडियल लाइफ पार्टनर में चाह क्या रहे हो उसकी लिखित सूची बनाई आपने, ठीक है। स्टेप 5, जो भी आपका सपना है, जैसा भी आइडियल लाइफ पार्टनर चाहिए, उसकी बारे में बात करो मम्मी से, पापा से, दोस्त से, और कोई नहीं तो अपने आप से ही शीशे में। कि अब आपकी शादी हो गई तो जैसे कि अरे वाह, आई एम सो हैप्पी, देखो मेरे हस्बैंड, मेरे, किसी के पब्लिकली मत करना, लोग आपको पागल कहेंगे। डोंट डू इट पब्लिकली, बट जस्ट यू नो एज यू आर विद योर सेल्फ। देन नेक्स्ट स्टेप आता है सुनना। तो आप अपने आप को शादी रिलेटेड बातें सुनानी स्टार्ट कर सकते हो। मे बी कोई पॉडकास्ट है मैरिड कपल्स के, यू नो, हु आर शेयरिंग देयर लाइफ आफ्टर मैरिज, आप उसको सुनना स्टार्ट कर सकते हो। मे बी आप शादी वाले गाने सुनना स्टार्ट कर सकते हो। मे बी आप यू नो कौन से गाने पे डांस करोगे वाला गाना ऑन लूप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट लिसनिंग टू थिंग्स दैट रिमाइंड यू ऑफ मैरिज, है ना। अरे तेको पता है इसकी शादी हो गई, अरे इसकी शादी हो गई, इस पड़ोसी की शादी हो गई। स्टार्ट लिसनिंग टू थिंग्स दैट आर सेइंग शादी हो गई और समथिंग लाइक दैट। स्टेप 4 इज विजन बोर्ड बनाना। अपना विजन बोर्ड बनाओ, मतलब
कि आप अगर शादी के मंडप पे हो तो कैसे दिख रहे हो। तो मैंने अपना पूरा विजन बोर्ड, अपनी फेस मॉर्फ कर लो, आजकल तो AI है, सब कुछ है, उसका आप इस्तेमाल करो, मेक अ विजन बोर्ड अबाउट इट एंड या बट जस्ट मेक श्योर जो आपका पार्टनर पुट करो वो कोई सेलिब्रिटी ना हो, क्योंकि अगर आप उसको ऑलरेडी किसी और रूप में जानते हो और भगवान ना करे वो व्यक्ति शादीशुदा हो तो गलत विजन बोर्ड बना रहे हो आप, Right. है ना। मतलब मेक श्योर दैट पर्सन इज अ स्ट्रेंजर टू यू। तो विजन बोर्ड बनाओ एंड देन 5th स्टेप जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है कल्पना करना, विजुअलाइज करना एज इफ आपकी शादी हो गई, एज इफ लाइक मैंने तो ये तक किया था। मैं पीछे जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, एक एग्जीबिशन लगी थी तो मैंने वहाँ पे एक हार्ट शेप की अंगूठी, जिंदगी में पहली बार अपने लिए मैंने एक अंगूठी रियल खरीदी और मैं उसको ना बीच बीच में अपनी एंगेजमेंट रिंग पे पहनने लग गई थी। रिंग नहीं, फिंगर सॉरी, एंगेजमेंट फिंगर पे, रिंग फिंगर सॉरी, रिंग फिंगर पे पहनने लग गई थी कि जस्ट टू फील कि हाउ डज इट फील यू नो व्हेन यू आर मैरिड। तो अपने आप को इस एक्सपीरियंस पे बनाना, अपनी फीलिंग्स में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, एज इफ हो गई एंड यू आर वेरी हैप्पी। बट बहुत बार क्या होता है, लोग ना अपनी वेडिंग्स मैनिफेस्ट करते हैं, मैरिज नहीं मैनिफेस्ट करते। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म मैनिफेस्ट करते हैं कि धूमधाम से शादी करी, मैंने इसका लहंगा पहना, right. मैंने ये वाला मेकअप कराया, उसके बाद क्या किया। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, स्पेशली फॉर अ डेलिकेट टॉपिक लाइक मैरिज, कि उसके बाद की लाइफ क्या है उसको तो मैनिफेस्ट करो, ये तो 4-5 दिन में पार्टी खत्म। तो क्योंकि वो वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाया हुआ, तो जब तक शादी नहीं हुई थी तो बड़ी हाइप थी, अब हो गई तो मम्मी क्या करूं, मम्मी यहाँ पे मन नहीं लग रहा। अरे बाबा, खुद ने ही तो शादी करी है। तो मैनिफेस्ट लाइफ, किस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हो शादी के बाद, क्या कर रहे हो दिन में, व्हाट डज योर डे लुक लाइक, मैनिफेस्ट दैट। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, घर पे हेल्प है नहीं है, खुद संभाल रहे हो, क्या कर रहे हो, और अगर घर पे ही हो तो कर क्या रहे हो, सिर्फ टीवी पे तो नहीं लग सकते। तो अगर प्लान ही नहीं करोगे कि आपका दिन कैसे दिख रहा है तो फिर तो लाइफ कैसी भी चलेगी। So I think these small brief manifestations, it's a very intense topic, but I hope आपको कुछ बेनिफिट बहुत मिले। अच्छे से समझाया। आई थिंक ये हर किसी इंसान के समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई मुझे कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्या चीज़ें शादी के बाद हो सकती हैं। क्योंकि वही वाली बात आपने कही ना कि स्टार्टिंग में तो आप कर लोगे कि मैंने मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए, डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए, सब लोग आए और मेरी तारीफ करें और फोटोज ऐसे वैसे, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए। बाद में एक कमरे में तुम दोनों हो, फिर उसके बाद तुम्हारी आगे की प्लानिंग क्या है भाई। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों को ये क्लैरिफिकेशन देने की, भाई आगे का सोचो। अच्छा, यहाँ मेरे बीच में एक पॉइंट आ रहा था मन में, सवाल आ रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती है कि भाई तुम्हारी एज हो गई है और क्या कहते हैं अभी तुम्हें शादी करनी ही करनी है, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की को ले लेता है, ठीक है, बट उसका मन नहीं है शादी करने का। अब वो मैनिफेस्ट क्या करे, मतलब अपना मन बदलने का मैनिफेस्ट करे कि हाँ मैं शादी के लिए प्रिपेयर करूँ खुद को, तो मैं मैनिफेस्ट करूँ, या मैं अपने मम्मी पापा को रोक कर रखूँ कि अभी तुम रुको। अपने आप से पूछो, मैं जिंदगी में चाहती क्या हूँ। करियर में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, ठीक है, कहीं पहुंचना है, कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, कि कुछ भी नहीं करना है। अगर जिंदगी में कुछ भी नहीं कर रहे हो तो मम्मी बोलेंगी ना शादी कर लो। अगर सिर्फ फोन पे ही लगे रहते हो तो फिर तो ऑब्वियसली घर वाले बोलेंगे बेटा शादी करो, क्योंकि दैट्स हाउ द फ्लो ऑफ इंडियन सोसाइटी इज। किसी और सोसाइटी में नहीं है बट इंडियन सोसाइटी में है। या तो आप पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो या कुछ बन रहे हो या आपका करियर बहुत बढ़िया चल रहा है, कुछ तो मैनिफेस्ट करोगे। ये तो नहीं कह सकते ना कि मम्मी मुझे कुछ ना कहे, अच्छा ठीक है बेटा बट आप क्या कर रहे हो। सो आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो फिर तो आएगा ही, आपको कुछ बनना है तो बनो फिर। ओके, तो ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा हम लोग सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं। क्या लगता है कि आज की सोशल मीडिया जो हम लोग देख रहे हैं, ये रिश्तों को बचा रही है या बिगाड़ने में इसका बहुत बड़ा रोल? मेरा सोशल मीडिया मैंने इस फरवरी से डिलीट कर रखा है। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब मेरे फ़ोन पे नहीं है, मेरे आईपैड पे है, मेरे फ़ोन पे नहीं है। और मैं बता सकती हूँ मेरी मेंटल हेल्थ मच बेटर हो गई है। आपको नहीं लगता आपने 18 स्टेट्स में आपने उसके हिसाब से शादी करी है तो उसको आप पोस्ट डालो? नहीं तो मैं अपने फोन पे अभी रिसेंटली मैंने क्या ब्लेसिंग्स दे, या मैं मुझे स्टाफ को बोलती हूँ, वो डालते हैं।
मैं नहीं डालती हूँ, मेरा स्टाफ डालता है, मैं उन्हें बता देती हूँ, लेकिन ये वाली फोटो डालना, इसके पीछे ये वाला गाना डालना, इसके ऊपर ये वाला कैप्शन डालना और तुम डाल दो। और अगर कभी वो जैसे अभी स्टाफ छुट्टी पे है तो कोई बात नहीं, मैं फ़ोन पे इंस्टाग्राम डाउनलोड करती हूँ, मैं पोस्ट करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम डिलीट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अगले दिन जाती हूँ, मैं इंस्टाग्राम डाउनलोड करती हूँ, मैं अपनी पोस्ट करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम डिलीट करती हूँ। मेरी मेंटल हेल्थ की तो बैंड बज जाती है अगर मैं एक दिन भी, मतलब मेरे को अब लगता है अगर मेरे फ़ोन पे 2 घंटे भी मैं ये एप्स रहती हैं ना, तो नेचुरल टेंडेंसी होती है उसको खोल के देखना, ऊट पटांग की चीज़ें देखना, अपने फोकस, क्या फोकस, नो फोकस, ओनली डिस्ट्रैक्शन। आई मीन आई डोंट मीन इट कि मैं एक मम्मीज़ के बिहाफ पे नहीं कह रही कि बेटा फ़ोन मत देखो, बट मैं जेन्युइनली फॉर प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर आप जिंदगी के बारे में कब सोचोगे अगर आप हमेशा ही फ़ोन देख रहे हो? आप अपने बारे में कब सोचोगे अगर आप हमेशा दूसरे लोगों को देखी जा रहे हो? सो आई थिंक इट्स ब्रिलियंटली इम्पॉर्टेंट टू कंप्यूटर पे देखो या कुछ करो, मुझे नहीं पता क्या करो, मगर अपने आप को बचा लो। राइट। क्या लगता है आपको कि शादी के बाद नहीं, प्यार बट एक सेकेंड, सॉरी हाँ, जस्ट टू एड ऑन ऑल्सो टू दिस, अभी मैंने डिलीट किया, बट जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी 2 साल पहले, तब मेरे पास एप्स थी, मेरे पास एप्स थी। और मुझे आज भी याद है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पर, मतलब जो डिलीट नहीं करना चाहते एटलीस्ट आप ये कर लेना, मैंने जिन जिन को भी मैं फॉलो करती थी ना, मैंने आई थिंक 400-500 लोगों को तब फॉलो करती थी। उस पे से ना बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें डालते थे कि ये बुरा हो रहा है दुनिया में, ये बॉम्ब हो गया, ये कांग्रेस, ये बीजेपी वगैरह, जो देख के मुझे इरिटेशन होती थी कि क्या नेगेटिव बातें कर रहे हो। मैंने उन सब लोगों को अनफॉलो कर दिया और मैंने अपने फीड के ऊपर, क्योंकि मैं शादी मैनिफेस्ट कर रही थी, मैंने सिर्फ लविंग कपल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जो एक दूसरे से प्यार इज्जत से बात करते हैं। कुछ लोग ना, आई डोंट लाइक हाउ दे टॉक रूडली, और मतलब इज्जत से नहीं बात करते, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जो भी इज्जत से, प्यार से, हेल्पिंग ईच अदर आउट वाली चैनल्स थे, उन सबको मैंने फॉलो कर दिया। और फ्री टाइम में कभी मन करता था ना, मैं यही देखती रहती थी, यार कितना क्यूट है यार यार इसका बॉयफ्रेंड कितना क्यूट है, कैसे उसके लिए ये लेके आया, और सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी गुड एनर्जी देती थी। दैट ऑल्सो हेल्प्ड मी अलॉट, that helped me a lot in manifesting rather, क्योंकि I knew what I wanted, I liked, मतलब क्या होता है उससे ना आपको अपनी पसंद और पता चलने लग जाती है कि यार ये वाला चीज़ मुझे पसंद है, ये वाला कैंडल लाइट डिनर मुझे पसंद है, ये वाली ये चीज़ पसंद है, और जो नहीं पसंद अनफॉलो कर दो यार। क्यों, मतलब आपके पास आपकी चॉइस है, यूज इट कॉन्शियसली ना, ओनली फीड योर माइंड विद सब्जेक्ट स्पेशली जिस पे आप अभी फोकस कर रहे हो, आपके पास ओपन हैंड है। तो आई थिंक उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ था। मैंने बहुत पॉडकास्ट देखने शुरू कर दिए थे, कपल पॉडकास्ट बहुत सारे, कि वो उसमें वही बता रही थी। एक मैं नॉर्मली अमेरिकन वो ज़्यादा देखती थी, तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी थोड़े फॉन्डर जैसे हैं तो मेरे को पसंद ही वो आते थे, मतलब तो दैट वे। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग, अगर आपको कंटिन्यू करना भी है सोशल मीडिया, तो इंश्योर आपकी फीड पे सिर्फ आपके ड्रीम रिलेटेड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जब हम लोग ऐसी रील्स देखते हैं ना, तो कहते हैं यार ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसे लोग होते ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रील्स में दिखाने का होता है कि प्यार एग्जिस्ट करता है, ऐसा लड़का मतलब हो सकता है। बट बाद में समय हम लोग ऐसा रियलाइज करते हैं भाई ये है ही नहीं, प्यार नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। टू बैड तभी आपके जीवन में कभी आएगा भी नहीं। राइट अगर कोई ऐसे मेंटालिटी के साथ उसने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया है, बट उनकी गलती नहीं है। देखो क्योंकि जीवन में बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आ जाती है जहाँ सच में हार्ट ब्रेक होता है, सचमुच ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे दूसरा इंसान आपका मिसयूज या मिसएडवांटेज करता है, आपका ट्रस्ट ब्रेक करता है। एंड देखिए उसी वजह से तो आप ऐसे बोलेंगे ना कि वो तो विश्वास के लायक ही नहीं था। दैट्स वाई यू विल से समथिंग लाइक दैट, और यू विल हैव दिस बिलीफ कि सब नाटक है, असली में ऐसा कोई नहीं होता। सो फर्स्टली देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। अपने आप को गलत मत बनाओ कि मेरे जीवन में ही गलत लोग क्यों आते हैं। एक और चीज़ आई थिंक, अभी इससे एक नया टॉपिक पूरा खुल जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किस तरह का व्यक्ति एक नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहा है। बहुत बार क्या होता है, जो मेरे अंदर मिसिंग होता है या मेरे अंदर लैकिंग होता है, वो मैं सामने से एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ। लाइक मे बी मैं अपने बारे में कोई चीज़ अप्रिशिएट नहीं करती, अपनी बॉडी अप्रिशिएट नहीं करती, अपनी कुछ अप्रिशिएट नहीं करती, और मैं चाहती हूँ जो भी मेरा पार्टनर आए वो मेरे को वो दे कि यार तू तो बड़ी अच्छी है, तू तो बड़ी सुंदर है, तू तो ये है, तू तो वो है। क्यों?
एंड आई कैन नॉट एम्फोसाइज दिस इनफ, एंड आई डोंट नो ये टॉपिक कहाँ से आया, मगर आपका अपने सेल्फ के साथ रिलेशनशिप नीड्स टू बी ब्रिलियंटली ब्यूटिफुल बिफोर यू कैन मैनिफेस्ट अ लाइफ पार्टनर। एक और एक 11 होता है, मगर अगर आप अपने आप के साथ ही एक नहीं हो तो कौन सा 11 आएगा? कोई नहीं आने वाला। इस दुनिया में कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं है, ये मैं बता दूं। कोई भी ऐसा प्रिंस चार्मिंग या कोई नहीं है जो आपके अंदर के सारे अधूरेपन सारी उनको भर देगा। नॉट एट ऑल, इट्स नॉट हैपनिंग। पहले यू नीड टू लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यू नीड टू गिव योर सेल्फ वट एवर यू आर लुकिंग फॉर इन लाइफ। रिस्पेक्ट चाहिए जिंदगी में तो खुद को रिस्पेक्ट दो, अप्रिशिएशन चाहिए अपने आप को तारीफें दो, प्यार चाहिए अपने आप को प्यार दो। डू वट एवर यू नीड टू डू, ओनली देन यू कैन एक्सपेक्ट कि बाहरी दुनिया भी आपको वो देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने से पहले आपको अपने लिए बैठना चाहिए, अपने लिए डायरी बनाओ कि खुद से प्यार करना कैसे सीखे। एंड जब आप उस हाई फ्रिक्वेंसी में होगे, उस तो लेवल पे दूसरा होगे, तब आप इंसान फिर नया, आएगा। हाँ बिल्कुल। राइट, आप अपनी देखभाल नहीं कर सकते तो रिश्ते की क्या देखभाल करोगे? करेक्ट। तो आई थिंक ये ना बहुत एडवांस प्रैक्टिस है। अगर आपके व्यूअर्स द मैजिक की भी प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना, देखिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति बहुत हो जाती है, एक्शन प्लान मिसिंग हो जाता है कि वेयर टू स्टार्ट, राइट, बिकॉज देयर इज टू मच इन्फॉर्मेशन, तो यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। तो इवन इफ आपके व्यूअर्स वो जो प्रैक्टिस है जिसमें 28 दिन लग के ग्रैटिट्यूड शुरू करते हैं ना, बेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट। आप शुरुआत उससे करो, उसके ऊपर एडवांस प्रैक्टिस और एडवांस ऐड होती जाएगी, मगर शुरुआत हमेशा वो रहेगी। अगर आपका कृतज्ञ थॉट्स आने ही नहीं शुरू होंगे तो कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। ठीक है। तो अगर सेल्फ लव की बात करें कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई लड़की है, उसे पता है कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ या मैं इतनी सुंदर नहीं, क्योंकि सोसाइटी की तरफ से उसे कहीं ना कहीं ये बोला गया कि भाई तुम काली हो, तुम्हारा रंग ऐसा वो ऐसा है, और तुम अच्छे परिवार से भी नहीं हो, तो अच्छा लड़का तुम नहीं डिजर्व करती है, तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगा। हाँ। अगर उसका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम टूट चुका है, अब ऐसे में वो लड़की कैसे अपने आप से प्यार करना सीखे? या कोई भी जो अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग नेचर है खुद के लिए भी या फैमिली के लिए भी, तो वो कैसे स्टार्ट करें? आई थिंक स्टेप 1 विल बी जो मैंने पहले बताया, द मैजिक की अभ्यास करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, लाइक देयर इज नो नुस्खा इन लाइफ कि ये कर लोगे तो कल से एकदम ठीक हो जाएगा। सी, लर्निंग, ग्रोइंग, एजुकेटिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो पहले तो जो भी वो प्रैक्टिस है, स्टेप 1 इज स्टार्ट डूइंग दैट। स्टेप 2, आई थिंक व्हेन यू, जब हम कृतज्ञता की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने आप के साथ दिन में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कुछ भी समय बिताना शुरू कर पाओ, अपने आप को अपनी अच्छाइयाँ गिनवाना शुरू करो कि अच्छा ठीक है यार, बट आई एम थैंकफुल कि देख तूने 12वीं पूरी कर ली है ना, आई एम थैंकफुल कि देख तूने ये पेपर भी क्लियर कर लिया है ना, देख तेरे को मैथ्स में अभी भी मे बी टेबल्स याद है, मे बी। तो अपनी अच्छाइयाँ अपने आप, देखो कोई और आपको आपकी अच्छाइयाँ नहीं बताएगा, आपको अपने लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। और अगर आप अपने आप के लिए नहीं खड़े होगे तो कहते हैं ना, पीपल विल रन ऑल ओवर यू। रन ऑल ओवर यू समझते हो, मतलब डोरमैट बन के रह जाओगे पूरी जिंदगी। एंड आई डोंट मीन इट कि लोग गलत है, नहीं, लोग गलत नहीं है, दुनिया गलत नहीं है, जिंदगी गलत नहीं है। गलत ये है कि आप अपने लिए नहीं खड़े हुए, आपने अपनी तारीफ नहीं करी, आपने अपनी अच्छाइयाँ नहीं ढूंढी। दुनिया ने तो जो बोला सो बोला। मेरे टाइम पे भी बोला था कि तू क्या फॉरनर मैनिफेस्ट कर रही है, अपने आप को देखा है? तब मैं थोड़ी घूमती फिरती थी, इससे थोड़ी और डार्क कॉम्प्लेक्शन, मतलब नॉर्मल है नहीं। तू क्या कपड़े, लड़कों वाले कपड़े पहन के घूमती रहती है? लड़कियों को देखती है आजकल कितनी सुंदर सुंदर मॉडल जैसी लड़कियां हैं, ये वो। तू, तेरे को अंग्रेज, वो भी इतना 100 चीज़ों की लिस्ट बना रखी है तूने, तेरे को क्यों पसंद करेगा वो? तो आई डोंट हियर इट, ऑब्वियसली आई हियर इट। तू, तेरी नखरे, मतलब मेरे घर में एक जन, मतलब जो बोल सकते थे इसके नखरे ही बड़े खराब हैं, इसके नखरे बहुत है, नखरे बहुत है, कोई नहीं मिलेगा, इसके नखरे बहुत है। कोई बात नहीं, आप खुश रहो, मैं खुश रहती हूँ, मेरी लाइफ है, मेरी शादी है, जिंदगी में एक ही बार करनी है, मेरे को अपनी चॉइस से करने दो, आप खुश रहो। बट आई कुड से दिस विद कॉन्फिडेंस बिकॉज आई वॉज कनेक्टेड टू द प्रैक्टिस, आई वॉज कनेक्टेड टू द बुक, देयर वॉज अ गुरु इन लाइफ. Having a teacher in life is very important. You can't do it on your own. So I think that's what helped. Wow. I think ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो एक रिश्ते को ऐसा समझते कि आज शादी एक लाइबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है, हमारे बस की नहीं है,
एंड आई थिंक जो आपने बताया है उससे मेरे समझ घर में आ पे रहा यही है बोला था, मेरी ग्रैंड मदर ने बोला था, बेटा शादी तो जहर है, पीना ही पड़ेगा। हाँ तो मैंने कहा शादी जहर है तो मैं क्यों पीऊंगी? व्हाट इज दिस इंकरेजिंग नोटिस यू आर मतलब गिविंग मी? तो देन आई रियलाइज कुछ चीज़ों को आपको एक कान से सुन के दूसरे कान से ही निकालना पड़ेगा। तो मैं तो उस टाइम पे जब कोई ऐसी नॉनसेंस बातें कर रहा होता है, मैं उसे नॉनसेंस ही बोलती हूँ। कोई मेरे काम की चीज़ नहीं है तो नॉनसेंस है। तो उस टाइम पे मैं गाने गुनगुनाने लग जाती हूँ, मैं कहती हूँ डारा 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 मतलब आप डारा। कुछ भी ऐसा नेगेटिव डालते ही नहीं है दिमाग में मैं जो मेरे से आज भी अगर कोई घर में, मतलब मेरे को तो उसकी वजह से सुनना भी पड़ता है कभी कभार, कोई भी नेगेटिव बातें शुरू करता है, मेरे को ना टॉयलेट आ रहा है, मैं हो कर रही, और मैं 5-10 मिनट टॉयलेट में ही रहूंगी जब तक वो टॉपिक खत्म ना हो जाए। उसके बाद मैं निकलूंगी, ला 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 ला, हो गया, अब कुछ अच्छी बातें करें। Wow. So I think changing the atmosphere of the conversation is also a conscious act. नेगेटिव बातें तो यार जिंदगी से यही सीखते आ रहे हैं सब लोग, है ना, यही पिकअप किया है। तो कॉन्शियसली टू रिमाइंड योर सेल्फ टू थिंक ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी इज अ गेम टू प्ले। तो राइट हाँ, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ ऐसी बात करते हैं जो जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उन लोगों की हमेशा कंप्लेंट रहती है कि शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है। क्या लगता है, प्यार खत्म हो जाता है या लोग एफर्ट्स डालने बंद कर देते हैं? एफर्ट्स डालने बंद कर देते हैं। प्यार क्या होता है? प्यार कुछ भी नहीं होता है। प्यार इज अ नॉन, व्हाट इज प्यार? देयर इज रिस्पेक्ट, देयर इज अप्रिसिएशन, देयर इज लस्ट, देयर इज रोमांस, देयर इज ऑल दीज थिंग्स, बट व्हाट इज लव? I think love is extremely overrated. You cannot define love as love. कुछ चीज़ें हैं यार, आपको तारीफ सुननी पसंद है तो उसको अप्रिसिएशन बोलते हैं। आप चाहते हो कि वो आपके साथ टाइम ढंग से स्पेंड करे, आपकी बात सुने, तो उसको लिसनिंग बोलते हैं, क्वालिटी टाइम बोलते हैं। आप चाहते हो कि वो डेट्स पे लेके जाए, आपको कैंडल लाइट खिलाए, उसको रोमांस बोलते हैं। लव क्या होता है? तो लव इज नॉट व्हाट पीपल थिंक ऑफ लव टू बी। तो आपके हिसाब से लव की डेफिनेशन क्या है? मेरे को तो नहीं पता। बोलने में अच्छा लगता है बस, आई लव यू, क्योंकि इजी होता है। बट आई डोंट थिंक आई कैन डिफाइन लव। नहीं, हमारे आई डोंट थिंक आई कैन डिफाइन लव। आई थिंक बीइंग इन ग्रैटिट्यूड फॉर अ पर्सन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेक्स यू फील हल्का हल्का, नाइस बटरफ्लाइज इन योर स्टमक अबाउट दैट पर्सन। आई थिंक उस एहसास को शायद लव बोल सकते हैं। बट आपको नहीं हुआ कभी? नहीं, मेरे को लव का एक्सपीरियंस हुआ है, बट आई थिंक लव इज वेरी अनडिफाइंड। तो बहुत बार लोग अपने सपनों में कहते हैं कि मेरे को लव चाहिए, मगर लव क्वांटिफाइबली दिखता कैसे है उसको नहीं डिफाइन करते। मुझे उससे थोड़ी दिक्कत है कि मतलब डिफाइन करो, चाहते क्या हो? कि हस्बैंड मेरे साथ 1 घंटा बैठ के बातें करे, ओके ग्रेट, यू वांट क्वालिटी टाइम। आप चाहते हो कि हम 3 महीने में एक बार छुट्टी पे जाए, ग्रेट, दैट्स कॉल्ड वेकेशंस। तो मतलब मुझे पता है, स्पेशली रिलेशनशिप्स और मैरिज में जहाँ पे सब तितलियाँ और उन सब की बातें की जाती है कि ये तो एक फीलिंग है, मेरे को ऐसा लगता है फीलिंग ना भाग जाती है। फीलिंग को कोई पकड़ के नहीं रख सकता। अगर आप उसको क्वांटिफाइबली मेजरेबल ना बनाओ तो वो आज नहीं तो कल भागेगी। तो आई थिंक जिसको आपने एफर्ट बोला, एफर्ट यही तो है कि मैं आपकी तारीफ करूँ। तो मेरे को पता है ना किस डायरेक्शन में एफर्ट लगाना है कि okay, appreciation is the effort I would like to put in for our relationship to work. So I think clarity of what the other person wants, क्योंकि हर इंसान की लव लैंग्वेज अलग है। जैसे मेरी लव लैंग्वेज है कि मेरे को तारीफें सुनना पसंद है, कोई मेरे एफर्ट्स की तारीफ करे तो मेरे को अच्छा लगता है। 5 तरह की लव लैंग्वेजेस होती है। मेरे हस्बैंड के लिए वो नहीं है। मेरे हस्बैंड की लव लैंग्वेज है कि कोई मेरे को गिफ्ट्स ला के दे, कोई मेरे को लाइक शो मी दैट यू लव मी, डोंट जस्ट स्पीक दैट यू लव मी। तो उनकी लव लैंग्वेज वो है। तो अब अगर मैं उनको सिर्फ बोलती रहूँ कि आप कितने अच्छे हो, मगर कुछ करूँ ना तो उन्हें लगेगा क्या नाटक है ना। और यही अगर वो मेरे को गिफ्ट्स ला के देते रहे मगर मेरे को एक बार भी ना बोले कि एनी तुमने ये काम कितने अच्छे से किया, तो मैं बोलूँगी क्या नाटक है। तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग योर पार्टनर्स लव लैंग्वेज and then taking efforts for that love language to provide for that love language, that is what will keep the spark alive. उसी से spark alive होगा। बाकी love कौन सी चिड़िया का नाम है मुझे नहीं मालूम। जैसे आपकी शादी को 2 साल हुए, नो डाउट लड़ाइयाँ भी होती होंगी, ठीक है, पैचअप भी होता होगा, एक दूसरे को मनाना होता होगा, सभी अप एंड डाउन्स आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, राइट?
औरों के सबके अलग अलग अप एंड डाउन्स होते हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे मेजर गलतियां हम लोग शादी के बाद क्या करते हैं? हम लोग कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स granted, फॉर for ग्रांटेड लेना granted. हाँ शुरू कर देते हैं, हाँ, एफर्ट्स डालने बंद कर हाँ। देते हैं, या फिर कि चलो ठीक है ना, अब हो तो गई शादी, कितना यही है, डेली डेली यही कब होता है। करेंगे। तो क्या क्या मेजर हम लोग गलतियां करते हैं और ये हमें इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? और फॉर ग्रांटेड आई थिंक वॉज द नंबर वन मिस्टेक कि अरे अभी जिस व्यक्ति के लिए, हस्बैंड के लिए दिन रात ग्रैटिट्यूड लिखती थी, ये करती थी, वो करती थी कि भगवान ऐसे पति दे दो, ऐसे पति दे दो, अब मिल भी गया, शादी भी हो गई, अच्छे भी हैं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, हाँ ठीक है अब कैजुअल हो जाओ। तो आई थिंक वही कैजुअल हो जाना या टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना इज द बिगेस्ट मिस्टेक टू डू। तो आई थिंक टू कंटिन्यू टू कॉन्शियसली पुट एफर्ट्स, स्पेशली व्हेन दे आर नॉट आस्किंग, बट यू पुट एफर्ट एंड यू पुट एफर्ट, अलाइव उसी से ही रहता है। देखो वही है, जब तक आप काम करोगे तब तक उसका फल मिलेगा, जब तक आप उसको एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लोगे तो ठीक, taken अब for जैसे granted. जैसे आपने अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को आपने मैनिफेस्ट किया, ठीक है, तो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग आपको आपका पार्टनर मिला है। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जो पार्टनर सोचते हैं वो उनको नहीं मिलता है। अब शादी हो गई, अब वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि अब कहीं ना कहीं उनको वो रिश्ता बचा के रखना है, कहीं ना कहीं उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको लगता है कि शादी के बाद अपनी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है? नहीं, एक चीज़ मैं इसमें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। मैंने 100 चीज़ों की लिस्ट बनाई थी जो मैं अपने पार्टनर में ढूंढ रही थी। शादी के टाइम में उनमें सिर्फ 5 या 6 थी, बाकी 95 आफ्टर मैरिज मैनिफेस्ट हुई हैं। तो पहले ये समझ लेना कि ओहो मुझे 100 में से 100 नहीं मिला इज़ नॉट द वे टू डू इट, बिकॉज अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी तो शादी में शुरू हुई है आपकी लाइफ, यू हैव अ होल लाइफ टाइम टू स्पेंड टुगेदर। एंड ये जानना बहुत ज़रूरी है, कोई भी इंसान फिक्स्ड नहीं होता है ना। मैं जो 5 साल पहले थी या मैं जो 10 साल पहले थी, जो मेरा स्वभाव था वो मेरा आज नहीं हो सकता। मे बी आप में भी यू नो यू आर ऑलवेज चेंजिंग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो व्यक्ति भी जो है वो भी इंसान है एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। तो अब अगर इंसान में बदलाव तो होनी ही है विद टाइम ऑब्वियसली, तो या तो वो बदलाव अच्छे बदलाव होंगे या वो बदलाव अनचाहे बदलाव होंगे। बदलाव तो आने वाले हैं, बट हाउ विल यू नो वेदर दैट रिलेशनशिप विल गो बेटर और फॉर वर्स विल बी डिपेंडेंट ऑन आपकी मैनिफेस्टेशन क्या है अब। एंड अब इफ यू आर सेइंग ओहो सब खराब है, वेरी गुड, अब सब खराब मैनिफेस्ट होगा, बिकॉज लाइफ इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। यही इफ यू वांट टू से कि नहीं अब तो हम और ज़्यादा जो भी आपको चाहिए कि अब तो नाउ वी आर गोइंग टू ग्रो टुगेदर, वी आर गोइंग टू लर्न टुगेदर, वी आर गोइंग टू, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है वो आप जानो। तो इट्स एन ऑन गोइंग जर्नी। देयर आर सो मेनी हैबिट्स ऑफ माई हस्बैंड आई डिड नॉट लाइक, सो मेनी हैबिट्स, सो मेनी, ऑब्वियसली क्योंकि उनकी भी तो अपनी लाइफ है। मतलब ही वॉज नॉट, ये कोई बर्गर थोड़ी ना कि भैया लेटस कम डाल दो, टमाटर इतने डाल दो, इंसान है यार, है ना। तो तभी जो मैंने मैजिक बुक की बात करी बहुत ज़रूरी थी कि टू बी ग्रेटफुल फॉर द पर्सन द वे दे आर एंड द वे दे आर नॉट। कोई बात नहीं, उनमें गलतियाँ हैं ना, कोई नहीं, मुझ में भी है, कोई बात नहीं, मैं तब भी उनमें जो अच्छाई हैं उसके लिए थैंक यू कर सकती हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज समथिंग आई डिड, दैट पर्सन's ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स, वॉचिंग हैबिट्स, एवरीथिंग हैबिट्स हैव चेंज्ड लाइक मैजिक, जस्ट बिकॉज मैंने हमेशा उनमें सिर्फ अच्छाइयाँ ढूंढी हैं। कोई भी इंसान सिर्फ अच्छा नहीं होता है, आप क्या उनमें ढूंढ रहे हो, सारी गेम उस पे बेस्ड है। अभी भी आप मैनिफेस्ट करते हो कि इसके अंदर ये चीज़ें नहीं, बहुत अच्छा है। आई एम जस्ट जेन्युइनली ग्रेटफुल। मैं मतलब जेन्युइनली उनमें सिर्फ मैं अपने आप को वो दिन याद दिलाती हूँ जब कोई नहीं था, है ना, और मैं कैसे बैठ के, मम्मी भी पापा भी साथ में मैनिफेस्ट करते थे, इन्हीं को ही मैनिफेस्ट किया है ना। तो अपने आप को अपनी औकात याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी एक दिन मैं इसी चीज़ की बहुत मन्नत मांगा करती थी, तो आज अगर भगवान ने दी है तो चुपचाप थैंक यू करो उसका। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें मैं आज जो चल रहा है वो चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। लोगों को अपने रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि अब वो चीज़ें जो पहले थी वो अब नहीं है, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरा पार्टनर ढूंढते हैं, चाहे अपने इमोशनल उसके साथ हम लोगों को शेयर करने हो, जो भी हो, व्हाटएवर। तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी लड़की को ये पता चल जाए कि मेरे हस्बैंड का कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है,
अब उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे पार्टनर को चेंज कर देना चाहिए, बैकआउट कर लेना चाहिए, या अभी भी कुछ अपना ग्रैटिट्यूड या मैनिफेस्टेशन का कुछ प्रोसीजर करे कि वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट सबसे कर पहले ले? एक्सेप्ट करे कि मैंने कंप्लेंट्स करी हैं, Oh. मैंने गलतियां, देखो रूल सेम है जो हमने शुरुआत में बात करी, एवरी वन कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 ग्रेटिट्यूड्स, ठीक है? ये हर जगह पे अप्लाई होता है, मनी, हेल्थ, हर जगह। आप इवन इफ यू लुक फॉर, आपके घर पे मेड आती है, आपके घर पे मेड आती है, आप उसके बारे में कंप्लेन करो कि यार तू सफाई ढंग से नहीं की, तू लेट आती है, ये आती है, वो आती है। जो मेड डे 1 पे लग लग के सफाई करती थी, कुछ महीने बाद वो भी फॉर्मेलिटी करती है और आप भी उस पर चीखते रहते हो, यस नो, हैव यू सीन? वो लेडी सेम, सब कुछ सेम, उसकी प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो गई? जब तक कि वो नौबत ना आएगी, तू कल से मत आई हो, मैं दूसरी ढूंढ लूंगी। सिंपल सी बात है। तो ये नौबत क्यों आई? ये नौबत सिर्फ इस वजह से आई क्योंकि 1 कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 ग्रैटिट्यूड का रूल नहीं फॉलो हुआ। कंप्लेंट जुबान से फटाक करके निकली, मगर उस कंप्लेंट को नलिफाई करने के लिए 10 ग्रैटिट्यूड नहीं ढूंढे, जिस वजह से वो रिलेशनशिप 10 स्टेप नीचे, 10 स्टेप नीचे, 10 स्टेप नीचे, 10 स्टेप नीचे गया, उस तब तक जब तक बाय बाय टाटा ना हो गया। तो नॉर्मली इन एनी काइंड ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप, फ्रेंड्स में, कलीग्स में, बॉस में, यही सेम चीज होती है। बट उनमें क्या फायदा होता है कि यू कैन लीव द जॉब, यू कैन चेंज द जॉब, यू कैन हैव अ न्यू बॉस। तो लोगों को इतना वियर्ड नहीं लगता कि आई एम जॉइनिंग अ न्यू कंपनी। बट शादी इज अ कमिटमेंट ऑफ सेम नेचर where you're committing to be together, but अब वहाँ पे complaints वाला downhill तो आ चुका है, but you don't know what to do. I'm not promoting any kind of extramarital or anything, but you need to firstly logically understand कि ये नौबत आई क्यों। एंड कोई गलत नहीं है, हाँ ठीक है, बहुत वो गलत है, ये वो रो, जो करना है करो, कोई बात नहीं। बट पहले जस्ट बी इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओके, मे बी दिस इज वाई इट हैपेंड। या तो ये, या तो वो इंसान ही वैसा था, है ना? अगर वो इंसान ही वैसा था तो आपके जीवन में भी अगर वो अट्रैक्ट होके आया है तो कुछ आपके अंदर भी तो होगा ना कि आपने इतने बिलियंस ऑफ लोगों में उसी को क्यों अट्रैक्ट किया एज अ पार्टनर। समथिंग इज मिसिंग इन योर प्रैक्टिस। इट्स नॉट अबाउट ब्लेम और एनीथिंग, बट जस्ट एक्नॉलेजिंग, अपने आप को कबूल तो करो। तो एक चीज़ ये, अब करना क्या है, आप पूछ लो अपने आप से क्या चाहिए। शादी करनी है, नहीं करनी है, चाहिए पर्सन, नहीं चाहिए पर्सन, चाहते क्या हो, आराम से सोचो। जस्ट फॉर योर सेल्फ, लॉयल हस्बैंड की तरह या वाइफ की तरह चाहिए, चाहते क्या हो। अपने आप के साथ थोड़ा बैठो तो सही, आधा 1 घंटा निकाल के अपने आप के साथ बैठो तो सही, पूछो तो सही मुझे चाहिए क्या। आप ये प्रश्न ही नहीं पूछते हो। आधे लोगों से मैं पूछूंगी आपको चाहिए क्या, पता नहीं, बोलेंगे सक्सेस दे दो ताकि दिमाग ना लगाना पड़े क्या चाहिए, है ना? सो आई थिंक दिस इज अ वेरी अंडर आस्क्ड क्वेश्चन एंड देन यू फॉलो द स्टेप्स दैट विल कम, बट दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड। एंड देन जिनकी नई नई शादी हुई है और भगवान ना करे ऐसी नौबत आई है, यू नो, यू कैन थिंक ऑफ दिस इज अ चेतावनी एंड क्रिएट फॉर योर सेल्फ अपनी शादी का कॉन्टेक्स्ट क्या बना रहे हो। मैंने और मेरे हस्बैंड ने टच वुड एक दूसरे के साथ, हम शादी में इसलिए हैं टू हैव अ रिस्पेक्टफुल जॉयफुल लविंग, इसमें लविंग शब्द आता है, रिस्पेक्टफुल जॉयफुल लविंग रिलेशनशिप। हम एक दूसरे से जो भी बात करेंगे, जो भी इंटरेक्शन करेंगे, या तो वो रिस्पेक्टफुल होगी, या वो जॉयफुल होगी, या वो लविंग होगी, इन तीनों के अराउंड ही होगी। तो इससे क्या होगा, आप कोई फ्यूचर तो क्रिएट करो। अ लाइफ विद नो फ्यूचर, विद नो विजन विल गो डाउनहिल। खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ ऐसे होता है ना। सो दिमाग खाली क्यों छोड़ रहे हो, कुछ क्रिएट करो उसमें। जब आपकी लाइफ में यही ही पहले ही आपकी लाइफ में आपने इनको मैनिफेस्ट जिनको किया, आपका पार्टनर जो है, यही स्टार्टिंग से रहे हैं या पहले भी आपके कई रिलेशनशिप रहे हैं, या कभी आपको भी ऐसा लगा है कि उसने मुझे डिच किया, बहुत उन्हें दिल तोड़ा है यार, बहुत उन्हें दिल तोड़ा है। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, हो सकता है उनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, तो वो कैसे अपने आप को ओवरकम करे, कैसे अपने आप को उस चीज से निकाले। तो मैं चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए। फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरगिवनेस, लाइक समटाइम्स आई रिमेंबर हम लोग स्कूल में थे, फ्रेंड्स के तौर पे भी, यू नो, लाइक यू हैव गुड फ्रेंड्स, बट उनके और फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड यू फील लोनली कि यार ये क्या, अभी तो हम ऐसे हाँ ही कर रहे थे, अभी तुम कल दूसरे तुमने दोस्त बना लिए, तो अब ना हेलो ना हाय ना ये ना वो ना कुछ। तो आई फेल्ट वेरी वो कि यार ये क्या नॉनसेंस है। तो इट ऑब्वियसली हैज़ एन इम्पैक्ट। तो आई फील फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉरगिवनेस का रास्ता भी
जो मैजिक बुक की बात करी उसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा, मतलब to forgive, and I think gratitude played a role. Forgive myself, forgive them, forgive the situation. बहुत सारे लोगों के Forgive लिए and ना heal. बहुत मुश्किल होता है अगर उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि जहाँ उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान माफी के लायक Like तो नहीं नहीं है, है, हाँ. तो ऐसे में ना एक हम लोग Grudge. रिजिड हो जाते हैं कि हाँ. भाई मेरे को माफ करना ही नहीं है. कोई बात नहीं, इट्स ओके, मत करो, बाकियों को कर लो, उसको Okay. मत करो माफ. सी यू टेक हाँ. इट इजी. देखो, यू कैन नॉट बिल्ड ताजमहल इन वन डे, है ना. मैं आपको आज के दिन में बता दूं ताजमहल बनाने के लिए इतने संगमरमर लेके आओ, ये करो वो करो, ये करो वो करो. यू कांट डू इट, है ना. यू नीड टाइम, यू नीड एनर्जी, यू नीड प्लानिंग. आप पहले एक कदम लोगे फिर कुछ नया दरवाजा खुलेगा, फिर एक नया कदम लोगे कुछ नया दरवाजा खुलेगा. तो जो अभी मुश्किल है मत करो, कोई बात नहीं. स्टार्ट इजी. जो अच्छे लोग मिले उनका थैंक यू कर दो. राइट. अच्छे दोस्त भी तो मिले हैं ना. हाँ, हम लोग फोकस उस पे हो जाते हैं ना कि नहीं इसको माफ नहीं करना. तो इसमें ये है कि उसको माफ नहीं करो, लेकिन आप उन लोगों को थैंक यू बोल सकते जिन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ किया है. फिर एक बहुत strength लोगों ने मिलती है. सपोर्ट भी तो किया है लाइफ Right, में. फिर एक स्ट्रेंथ मिलती है कि चल ठीक है यार, देखते हैं. हाँ, कोई बात नहीं, अभी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, कोई बात नहीं. जो इजी है इजी, स्टार्ट इजी. वाओ, वंडरफुल. तो ठीक है, अब चलते चलते अगर कोई मैसेज आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, और एक पूरे इस चीज़ को समराइज़ कर दीजिए. कोई कपल है या फिर कोई मैनिफेस्ट जो अपना 2026 में कोई शादी करने जा रहा है कि ये गलती ना करिएगा, ऐसा कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहे तो. लगकर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लेना अगर सचमुच अपने जीवन को रॉकेट स्पीड अपने लाइफ लाने. आई विल से ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना. जो अच्छे अच्छे कपल्स दिख रहे हैं उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि जब आप गुड एनर्जी दोगे तो वो गुड एनर्जी आपके जीवन में भी वापस घूम के आएगी. एंड मे यू अट्रैक्ट योर आइडियल लाइफ पार्टनर. गॉड ब्लेस यू and God bless you. Thank you so much. Thank you so इतना much. वंडरफुल कॉन्वर्जेशन रही है, एंड आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा, एंड बहुत प्रैक्टिकल वे में अपनी चीज़ों को बताया और बहुत इजी वे में बताया कि मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है ना, अगर तुम्हें नहीं माफ़ करना तो कोई बात नहीं, उन लोगों को ग्रैटिट्यूड कर दो जिन्होंने आपकी लाइफ को सपोर्ट किया है. तो बहुत मज़ा आया बात करके, एंड आई थिंक मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, एंड मेरी ऑडियंस ने भी सीखी होगी डेफिनेटली. अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसा पार्टनर चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और आपको इस पॉडकास्ट में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you for having me. Thank you.